यह कहानी पक्षीपुर जंगल की है, जहाँ पर सभी पक्षी बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक घमंडी पपीते का पेड़ था, जो पक्षियों से बेइंतहा नफरत करता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पपीतों से पंख लगाने की? तुझे शायद पता नहीं है, मैं अपने फल गरीब और कमजोरों को नहीं देता। लेकिन पेड़ जी, अगर आप हमें ये पपीते नहीं खाने दोगे तो इनका क्या करोगे? मेरे पपीते चिंकीपुर के अमीर पक्षियों के लिए हैं। उनके जंगल में मेरी बड़ी तारीफ होती है, इसलिए मैं इस जंगल के पक्षियों को अपना एक भी पपीता नहीं खाने दूंगा। कालू पेड़ की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो चिड़िया और कबूतर के पास रुकता है। ओए कालू यार, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? लगता है गोरी कव्वी ने आज फिर से मार लगा दी। कबूतर भैया, आप तो बेचारे कालू को हमेशा ही चिढ़ाते रहते हैं। बताएं कालू भैया, आपको क्या हुआ है? चिड़िया, आपको तो सब पता है कि मुझे पपीते खाना कितना पसंद है, लेकिन उस पेड़ ने मुझे एक भी पपीता नहीं खाने दिया और कह रहा था कि मेरे पपीते दूसरे जंगल के अमीर पक्षियों के लिए हैं। ये तो पेड़ बिल्कुल गलत कर रहा है, हमें अभी चलकर उससे बात करनी चाहिए। फिर तीनों पक्षी पपीते के पेड़ के पास चले जाते हैं। कालू कव्वे, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई जो इनको भी अपने साथ ले आया? मैं अपने पपीते तो किसी भी पक्षी को नहीं खाने दूंगा। लेकिन पेड़ भैया, हम तो आपकी पूरी देखभाल करते हैं, फिर आप हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं? मुझे आपकी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। वो अमीर पक्षी मेरे साथी हैं, वो ही मेरा ध्यान रखेंगे, इसलिए आज के बाद मेरे पास कभी मत आना। इतना घमंड ठीक नहीं है पेड़ जी। चलो चिड़िया, ये पेड़ बहुत घमंडी हो गया है, एक ना एक दिन इसका घमंड जरूर टूटेगा। तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे बारे में ऐसी बातें करे, मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगा। हाँ हाँ, देख लूंगा। आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अपनी जगह से तो चल नहीं सकते और चले मुझसे बदला लेने। ऐसे बातें कर फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और पेड़ को कबूतर पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अपने पेड़ साथी से बातें करता है। संतरे भाई, देखा आपने कबूतर कैसे हमारे ना चलने का मजाक उड़ा कर गया है? हमें उसे मिलकर सबक सिखाना चाहिए। माफ करना पेड़ जी, लेकिन सारी गलती तो आपकी ही थी। आप अपने जंगल के पक्षियों को तो फल नहीं खाने देते और दूसरे पक्षियों को फल ले जाने देते हो। छोटे संतरे, अभी तू नासमझ है। इन गरीबों को अपने फल खिलाने का कोई फायदा नहीं है। अमीर पक्षी हमारे पपीते खाकर हमारी बहुत तारीफ करते हैं और दूसरे जंगल में भी हमारा नाम होता है। माफ करना पपीते के पेड़, मुझे नहीं करवाना कोई ऊंचा नाम, आप ही कराइए। संतरे की यह बात सुनकर पेड़ को और भी गुस्सा आ जाता है और वह सोचने लगता है कबूतर के साथ इस छोटे संतरे को भी सबक सिखाना होगा। पेड़ यह सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर दूसरे जंगल का पक्षी पपीता तोड़ने आता है। क्या हुआ पेड़, आज आप बड़े उदास लग रहे हो? हाँ बड़े तोते, आज कबूतर ने मेरा खूब मजाक उड़ाया और कह रहा था कि तू अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता है, तो आपको मेरे अपमान का बदला लेना होगा। हाँ हाँ पेड़ जी, बिल्कुल। आप बताए तो सही, उस कबूतर के साथ मुझे क्या करना है जिससे आपके अपमान का बदला पूरा हो? आप बस कबूतर का एक पंख तोड़ दें, फिर वह भी मेरे जैसे एक जगह पर पड़ा रहेगा। यह सुनकर बड़ा तोता वहाँ से कबूतर के पास चला जाता है और उससे बातों ही बातों में झगड़ा शुरू कर देता है। फिर खूब जमकर उसकी पिटाई करता है और उसका एक पंख भी तोड़ देता है। पेड़ जी, मैंने कबूतर की अच्छे से पिटाई की और उसका एक पंख भी तोड़ दिया। वाह तोते, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप मेरे पपीते जी भरकर अपने परिवार को खिलाइए। यह आपने बहुत बुरा किया, बेचारे कबूतर को अपाहिज बनवा दिया। तुम्हारा घमंड बहुत जल्दी ही टूटेगा। मेरा कोई कुछ
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरी दोस्ती बड़े बड़े पक्षियों से है, अगर ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी यहाँ से कटवा दूंगा। यह आपकी बहुत बड़ी भूल है कि वो बड़े पक्षी आपके साथी हैं। जब तक तुम उन्हें अपने फल दे रहे हो वो आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन जब तुम्हारे फल खत्म हो जाएंगे तो वो तुम्हारा हालचाल भी नहीं पूछेंगे। अपना मुंह बंद करो और मुझे आराम करने दो। पेड़ ऐसा कहकर सो जाता है और इधर कबूतर की पिटाई की बात सुनकर सारे पक्षी कबूतर के घर इकट्ठा होते हैं। कबूतर भैया, वो हमलावर कौन था जिसने आपको इतनी बुरी तरह से मारा है? मैं नहीं जानता मिट्ठू तोते, वे पक्षी हमारे जंगल का तो नहीं था। कबूतर भैया, आपकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर ना जाने उस जालम ने आपको क्यों मारा। मुझे तो लगता है ये सब उस पपीते के पेड़ ने कराया है। उसी के कहने से वो बड़ा पक्षी कबूतर को मार कर गया होगा। आप चिंता ना करें कबूतर भैया, हम अभी जाकर उस पपीते के पेड़ की खबर लेते हैं। अगर उसने ही ये सब कराया होगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे बातें कर सारे पक्षी पपीते के पेड़ के पास चले जाते हैं और उससे कबूतर के बारे में पूछते हैं। हाँ, मैंने ही इस कबूतर को पिटवाया है। अब आज के बाद ये मेरा कभी भी मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं तो कहता हूँ हमें इसे मिलकर काट देना चाहिए। ये हमें फल नहीं देता था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब हमें ये दूसरे जंगल के पक्षियों से पिटवा रहा है। नहीं कालू भैया, हम इसे नहीं काटेंगे, बल्कि आज से इनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और पपीते के पेड़ के सारे पपीते खराब हो जाते हैं। अचानक से पपीते की जड़ों में रोग लग जाता है। अरे तोते, मेरे लिए नीम से दवा लेकर आओ, मेरी जड़ों में रोग लगना शुरू हो गया है। मैं तेरा नौकर लगता हूँ जो तेरी देखभाल करूँ। जब तक मुझे पपीते मिले मैंने तेरी हर बात मानी, लेकिन अब मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। हाँ दोस्त, अगर मैंने अपने जंगल के पक्षियों से कहा होता तो वो मेरे लिए तुरंत ही दवा ले आते, परंतु अब तो लगता है मेरा इलाज कोई नहीं करवाएगा और मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। फिर इस तरह से समय और बीत जाता है। पपीते का पेड़ अब बिल्कुल ही सूख चुका था। एक दिन कुछ पक्षी वहाँ से गुजर रहे थे। पेड़ उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाता। रुक जाओ पक्षियों, मुझसे कृपया करके थोड़ी बातें कर लो। मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है, कृपया करके मुझसे कभी कभी बातें कर लिया करो। मेरा आपसे बातें करने का बहुत मन होता है। आपको तो अमीर पक्षी पसंद थे, फिर आज क्यों हमसे बातें करना चाहते हो? गोरी बहन, लगता है पेड़ को अपने किए की सजा मिल चुकी है, हमें इन्हें अब माफ कर देना चाहिए। टूनी चिड़िया, आप कहती हो तो हम इन्हें माफ कर देते हैं, परंतु क्या ये कबूतर के पंख को वापस से ला सकते हैं? मुझे सब पता है मिट्ठू तोते, परंतु अब ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर सारे पक्षी पेड़ को माफ कर देते हैं और उसकी खूब देखभाल करते हैं, जिससे वह पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। अब पेड़ को समझ आ गया था कि अपने तो अपने ही होते हैं, जो गलतियां होने पर सजा भी देते हैं और माफ भी करते हैं। कालू जी, इस महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। हाँ गौरी जी, मेरी तनख्वाह से तो पूर्ति ही नहीं पड़ती। जैसे कमा कर लाता हूँ सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। पता नहीं कहानियों में कैसे होता है, गरीबों को जादुई चीजें अचानक ही मिल जाती हैं। मेरी तो आधी उम्र निकल गई, परंतु आज तक कोई जादुई चीज नहीं मिली। गौरी जी, ये सब असल जिंदगी में नहीं होता, ऐसा तो सिर्फ कहानियों और नाटकों में ही होता है। असली जिंदगी तो कमा कमा कर ही काटनी पड़ती है। कालू और गोरी ऐसे बातें ही कर रहे थे कि एक पास वाला पेड़ उनकी सारी बातें सुन रहा था। लगता है आप दोनों बहुत गरीब हो, तभी ऐसे बातें कर रहे हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और आप अपनी इच्छा मुझसे मांग सकते हो। हाँ पेड़ जी, हम दोनों बहुत गरीब हैं। मैं तो कब से सोच रही हूँ कि हमें कोई जादुई चीज मिले जो इस महंगाई के जमाने में हमारी कुछ मदद कर सके। हाँ गोरी,
मैं आप दोनों की कई दिनों से बातें सुन रहा था। आप दोनों काम से लौटकर यहीं बैठकर ऐसी बातें करते हो तो मुझसे आपकी गरीबी देखी नहीं गई। आप जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। गौरी जी, हमें क्या मांगना चाहिए? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कालू जी, हम एक बड़ा घर मांग लेते हैं। अगर घर होगा तो हमारे पास सब कुछ होगा। हाँ गौरी जी, घर ही ठीक रहेगा। पेड़ जी, हमें एक बड़ा घर चाहिए और घर ऐसा होना चाहिए जो इस जंगल में किसी के भी पास नहीं हो। ठीक है गोरी कव्वी, अब आप बेफिक्र होकर घर जाओ, आपका बड़ा घर तैयार मिलेगा। यह सुनकर कालू कौवा और गोरी कव्वी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। गौरी जी, ये घर कितना अच्छा है। मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा घर कभी हमारा होगा। धीरे बोलिए कालू जी, अगर किसी दूसरे पक्षी को पेड़ के बारे में पता चल गया तो वो इससे भी बड़ा घर मांग लेगा। फिर हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। वह दोनों ऐसे ही बातें करके सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कालू और गौरी दोबारा उसी पेड़ के पास चले जाते हैं। अब आप दोनों को क्या चाहिए जो इतनी सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, आपने हमें बड़ा घर तो दे दिया, लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ आप हमें ढेर सारे पैसे दे दो। ठीक है गोरी कवि, मैं अभी आपकी ये इच्छा पूरी करता हूँ। यह कहकर पेड़ सोने के सिक्कों से भरा मटका गोरी को दे देता है, जिसे देखकर गोरी कवि बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। कालू जी, अब हमें जिंदगी भर कभी कमाना नहीं पड़ेगा। पेड़ ने तो हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। हाँ गौरी जी, अब मैं सारे दिन आराम ही किया करूँगा। कालू जी, मैं तो सोच रही हूँ मुझे पेड़ से अपने लिए ढेर सारे गहने मांग लेने चाहिए, फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है गौरी जी, कल हम उस पेड़ के पास चलते हैं और आप ढेर सारे गहने मांग लेना। फिर वह दोनों अगले दिन पेड़ के पास चले जाते हैं। कहो गोरी, अब किस चीज की कमी रह गई जो आज भी आपको यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, मेरे लिए ढेर सारे सोने के गहने दे दो, फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर पेड़ गोरी कव्वी को गहनों से भरा बक्सा दे देता है, जिसे लेकर गोरी कव्वी अपने घर आ जाती है। धन दौलत, गहने और बड़ा घर है हमारे पास। अब तो इस जंगल के राजा बन गए हम। हाँ कालू जी, अब हमसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा पक्षी नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ अब हमें उस पेड़ को काट देना चाहिए। गौरी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? पेड़ ने हमें इतना कुछ दिया, अब उसे काटना क्यों चाहती हो? कालू जी सोचो, अगर वो पेड़ किसी और पक्षी के हाथ लग गया तो वो भी हमारी तरह अमीर बन जाएगा। फिर हमारी इस जंगल में क्या वैल्यू रह जाएगी? नहीं गौरी जी, ये बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में हमें भी तो उस पेड़ की दोबारा जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसे काटना ना चाहें। लेकिन गोरी कव्वी कालू कव्वे की एक भी बात नहीं सुनती और कुल्हाड़ा लेकर उस पेड़ को काटने चली जाती है। ये कुल्हाड़ा लेकर क्यों आई हो? अब क्या आपको लकड़ियाँ काटनी है इस जंगल से? नहीं पेड़ जी, मैं इस कुल्हाड़े से आपको ही काटने आई हूँ। क्यों गोरी कव्वी, आप मुझे काटना क्यों चाहती हो? मैंने तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी की है। आप मेरी तरह किसी और पक्षी की इच्छा पूरी ना कर सको, इसीलिए तो आपको काटने आई हूँ। गोरी कव्वी की ऐसी बातें सुनकर पेड़ डर जाता है और उससे विनती करने लगता है। गोरी कव्वी, मुझे ना काटो, मैं भविष्य में दोबारा आपके काम आ सकता हूँ। कृपया कर कर मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। लेकिन गोरी कव्वी उस पेड़ की एक भी बात नहीं सुनती और उसे काट देती है।
अब हुआ ना काम पूरा। इस जंगल में मुझसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा पक्षी नहीं होगा। इस तरह से वह पेड़ को काटकर हंसी खुशी अपने घर आ जाती है और बड़े ही आराम की जिंदगी बिताने लगती है। कालू जी, मैं सोच रही हूँ अब हमें अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। फिर हमारा बेटा जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। हाँ गौरी जी, ये तो आपने एकदम सही सोचा है। हम अपने बेटे बबलू को विदेश भेजने की तैयारी करते हैं। मम्मी, मैं विदेश जाना नहीं चाहता। मेरा आपके बिना मन नहीं लगेगा। बेटा, आप कुछ बन सको इसीलिए तो आपको दूर भेज रहे हैं, और जब भी हमारी याद आए तो फोन पर बातें कर लिया करना। हाँ बबलू बेटे, आप कुछ बनकर ही लौटना और हम आपके अच्छे जीवन की प्रार्थना करेंगे। फिर गौरी और कालू बबलू को ढेर सारे रुपए देकर विदेश भेज देते हैं। बबलू की दोस्ती वहाँ पर अमीर पक्षियों से होती है और वह अपने नए दोस्तों पर खूब सारा खर्चा करता। बबलू, आज की पार्टी तो गजब थी। आज तक मैंने ऐसी पार्टी कहीं नहीं देखी। हाँ यार, अपना बबलू कोई ऐसे वैसे घर से है जो खर्चा करने से डरे। लाखों रुपए खर्च किए हैं इस पार्टी पर। अरे दोस्तों, आप पैसे की बातें ना किया करो। मेरे मम्मी पापा सबसे अमीर पक्षी हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है मुझे। इस तरह से बबलू हर महीने अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर पैसे ले आता है और उन्हें अपनी अय्यासियों पर खर्च करता। बबलू बेटे, आप इतने सारे रुपए को कहाँ खर्च करते हो? आपको शायद पता नहीं है कि हमारे सारे रुपए खत्म हो चुके हैं। पापा, विदेश में यूं ही पढ़ाई नहीं की जाती। इतने पैसे तो सभी के खर्च होते हैं। आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो, वरना मेरी हवाई मोटर निकल जाएगी। गौरी अपने जेवर बेचकर बबलू को रुपये दे देती है और बबलू ऐसे ही झूठ बोलकर पैसे ले जाता है। गौरी जी, मुझे नहीं लगता आपका बबलू पढ़ाई कर रहा है। हमसे तो ठीक से बातें तक नहीं की, बस पैसे के लिए ही आया था। नहीं कालू जी, विदेश जाकर बच्चों का व्यवहार बदल जाता है। हमारा बबलू बिल्कुल सीधा साधा है। वो हमारे पैसे यूं ही खर्च नहीं करेगा। आप देखना, कुछ बनकर ही लौटेगा हमारा बेटा। कालू और गौरी अपने बबलू को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बनने का इंतजार कर रहे थे और इधर बबलू सारे पैसे अपनी अय्यासियों में खर्च कर रहा था। कालू और गौरी बबलू को पैसे दे देकर बिल्कुल पहले के जितने गरीब हो गए थे और गौरी कव्वी का एक हादसे में पंख टूट गया था। गौरी जी, अब तो आपने बबलू को हमारा खुद का घर बेचकर भी पैसे दे दिए। आखिर कब लौटेगा आपका बेटा बड़ा पक्षी बनकर? कालू जी, मैं फोन करती हूँ बबलू के पास और पूछती हूँ वो कब आ रहा है। ऐसा कहकर गौरी कव्वी बबलू को फोन करती है। बबलू बेटा, आप जल्दी से घर आ जाओ। मेरा पंख टूट गया है, हमें आपकी अब जरूरत है। मम्मी, पंख टूटा है तो मेरा वहाँ पर क्या काम? आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन बेटा, अब हमारे पास इलाज के लिए भी रुपए नहीं हैं। तो मम्मी, मैं वहाँ पर आकर क्या करूँ? मैंने यहाँ पर शादी कर ली है और मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसा कहकर बबलू फोन काट देता है और गौरी कव्वी यह सुनकर रोने लगती है। हमारे बबलू ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। अब मैं अपने पंख का इलाज कैसे कराऊं? गौरी जी, अगर आप जादुई पेड़ को ना काटती तो आपका इलाज हो जाता, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब बैठी रहो सारी जिंदगी बिना पंख के। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो। मैंने उस पेड़ के साथ बहुत बुरा किया। शायद इसी की सजा मुझे मिल रही है।